हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता होगा कि एक आज आप लोगों का एसएसटी विषय का एग्ज़ाम है, ठीक है। किन लोगों को? तो जिन लोगों का जो एग्ज़ाम है क्लास 10th वालों का, उन लोगों को ज़रूर पता हो कि आज आप लोगों का एसएसटी का एग्ज़ाम है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएसटी का बवंडर वीडियो लेकर के आए हैं, बवंडर क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि परीक्षा में आपका सीधा सीधा टकराने वाला है परीक्षा का सवालों से, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल क्या लिखा हुआ है कि नवीकरणीय और अनुकरणीय अनवीकरणीय हो, क्या होगा? अनवीकरण। देखिए यहाँ पर, ठीक है, संसाधन में क्या अंतर है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहले लिखा है नवीकरणीय, बाद में लिखा है अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय को पहले समझ लीजिए, उसके बाद परिभाषा पढ़िएगा, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब है वैसा संसाधन जो कि जितना भी हम लोग उपयोग कर ले, जितना भी उपयोग कर लें वो ख़त्म होने वाला नहीं है। यानी कि वैसा संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है तथा बार बार प्रयोग करने के बावजूद वो ख़त्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, ठीक है। कितना भी हम लोग उपयोग कर ले वो ख़त्म नहीं होगा। या तो फिर बोल सकते हैं वैसा संसाधन जो कि ख़त्म होने के बाद फिर उसका निर्माण हो सकता है, ठीक है। या तो कभी ख़त्म भी हो गया तो फिर तुरंत उसका निर्माण होगा, ठीक है। या अगर बोले कि ख़त्म ही नहीं होता वो भी सही है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं नवीकरणीय। क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। वे वस्तुएं या वह संसाधन होगा, ठीक है। वे संसाधन जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः किया जा सकता है, यानी कि निर्माण यानी कि फिर से बन सकता है और प्रयोग भी फिर से हो सकता है। अर्थात जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा सरलता से हो सकती है, ठीक है, जो हमको आसानी से मिल सकता है फिर से, वे वस्तुएं नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। नवीकरण संसाधन असीमित होते हैं, ठीक है। असीमित मतलब बहुत तो ज़्यादा मात्रा में, जिसका कोई क्षमता ही नहीं है, वो जिसका कोई सीमा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, ठीक है। ये सब कभी समाप्त होगा नहीं होगा, इसलिए सबको क्या कहा गया? नवीकरणीय संसाधन। अब देखिए अनवीकरणीय। देखिए नवीकरण में समझे कि कभी खत्म नहीं होगा, तो उसका उल्टा अनवीकरण में है वैसा संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध प्रकृति में और अत्यधिक उपयोग से समाप्त हो सकता है, उसको अनवीकरण संसाधन बोलते हैं। पढ़ते एक बार डेफिनेशन। वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित है तथा जिनके निर्माण होने की नहीं रहती, देखिए या तो फिर जो निर्माण नहीं होता है या निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है, अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। देखिए वो ऐसा संसाधन जो निर्मित नहीं होता या निर्मित होता भी है तो बहुत तो समय लग जाता है, अधिक हो करोड़ों साल लगता है, उसको हम बोलते हैं अनवीकरण संसाधन। जैसे कोयला जल्दी नहीं बनता है, पेट्रोलियम जल्दी नहीं बनता है, ठीक है, उसको प्राकृतिक गैस ये सब जल्दी बनता नहीं है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रखे, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतंत्र सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। आंसर है दबाव समूह की गतिविधियां लोकतंत्र सरकार के कामकाज में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होती है। नंबर पहला क्या है? आंदोलनों के माध्यम से आम जनता सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराती है। देखिए आंदोलन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो आम जनता होता है वो सरकार को अपना समस्या बताता है, ठीक है, और कुछ विशेष वर्ग दबाव में आने से रोकती है। देखिए और किस कुछ कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अगर किसी को दबाव डाल रहा है तो उसको रोकता है, ठीक है। क्या? तो लोकतंत्र का सरकार, ठीक है। अगर देखिए दूसरा, दबाव समूह सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। देखिए दबाव समूह क्या करता है? सरकार को निरंकुश, निरंकुश मतलब कोई अंकुश ना, मतलब कोई रोक ठोक ना, कुछ भी कर सकता है, तो उसको वैसा करने से रोकता है दबाव समूह। और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, ठीक है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, जनता जो चाहेगा वही होगा, ठीक है, बशर्ते वो सही निर्णय होना चाहिए। अब चलिए तीसरा, दबाव समूह सरकार के किसी एक हित में कानून बनाने से रोकते हैं। देखिए सरकार अगर या तो फिर बड़े वर्गों मतलब अमीरों के या तो फिर छोटे वर्ग गरीबों के लिए कोई अगर विशेष कानून बना रहा है तो दबाव समूह उसको रोकेगा, ठीक है। चौथा देखिए, ये समाज के विभिन्न समुदायों में संतुलन बनाए रखती है, ठीक है, यहाँ बनाए रखती है, ठीक है, रखती है लिख दीजिएगा, ठीक है, माफ कीजिएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, सॉरी, श्रीलंका के समाज के जाति बनावट की व्याख्या करें। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी। सोचे कि छप गया सवाल परीक्षा में, ठीक है, सोच लीजिए छप ही गया, एकदम छप गया, कॉपी में है, कॉपी में है, ठीक है। जल्दी इसका आंसर समझिए। चलिए श्रीलंका की जनसंख्या में विविधता है, विविधता मतलब अंतर है। सिंहली समुदाय बहुसंख्यक है, सिंहली समुदाय बहुत ज़्यादा है, कितना है? 74%। फिर तमिलों का नंबर है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है, ठीक है। पहला नंबर में है वो सिंहली, दूसरा नंबर में तमिल, ठीक है, जो कि 18% है। ये द्वीप के उत्तर तथा पूर्वी प्रांतों में आबाद है, ठीक है।
किधर है? तो द्वीप के उत्तर पूर्वी प्रांत में, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? अन्य समुदायों में मुस्लिम सम्मिलित है। अन्य में क्या है? मुस्लिम है। कितना प्रतिशत? चलिए देखते हैं। तमिलों में 2 उपसमूह है। देखिए तमिल में 2 गो ग्रुप है, ठीक है। देश के तमिल निवासी श्रीलंकाई तमिल कहलाते हैं, जो कि 13% है। औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान को भारतीय मूल के तमिल कहते हैं, ठीक है, जो 50% है, ठीक है। अधिकतर सिंहली भाषी बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू है और कुछ मुसलमान है। देखिए जितना भी तमिल है, ठीक है, उसमें से अधिकतर क्या है? तो क्या लिखा हुआ है? अधिकतर सिंहली भाषी बौद्ध है। जितना भी सिंहली बोलने वाले हैं, सिंहली भाषी, वो बौद्ध है, जबकि तमिल भाषा वाला कुछ हिंदू है और कुछ मुसलमान है, ठीक है। अब देखिए ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है इसमें, और तमिल जो तमिल तथा सिंहली दोनों है, ठीक है। जो ईसाई है वो तमिल ईसाई जो है वो 7% है, जिसमें तमिल भी है और सिंहली भी है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए 13 नंबर चलते हैं, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ऋण के शर्तों का उल्लेख करें, या ऋण शर्तों का उल्लेख करें। ऋण लेने के लिए आपका क्या क्या शर्त मानना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या शर्त आपको मानना होगा। वित्त पोषण प्रक्रिया इस योजना के अंतर्गत देखिए क्या लिखा है? वित्त पोषण प्रक्रिया इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण ब्याज सहित ऋण के रूप में होगा। देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा? आपको जो भी ऋण दिया जाएगा उसका जो पैसा होगा वो ब्याज सहित आपको चुकाना होगा, ठीक है। देखिए ऋण घटक 80% अधिकतम है। न्यूनतम अंतिम ऋण का योगदान 20% न्यूनतम है, ठीक है। ऋण की अवधि एवं ऋण स्थगन अवधि, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था ऋण पोषण प्रक्रिया। दूसरा पॉइंट है क्या है? कि ऋण की अवधि एवं ऋण स्थगन अवधि। यहाँ क्या लिखा हुआ? चलिए पढ़ते हैं पूरा भी लिखा हुआ है क्या? देखिए चलिए कि ऋण की अवधि प्रथम निर्गमन की तारीख से अधिकतम 10 वर्षों की होगी, जिसमें केवल मूल राशि के भुगतान पर अधिकतम 2 वर्षों का ऋण स्थगन शामिल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो आप थोड़ा सा समझिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऋण की जो अवधि रहेगा वो प्रथम निर्गमन की तारीख से अधिकतम 10 वर्षों तक होगी, यानी कि 10 वर्ष तक आप ऋण को लौटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार थोड़ा सा डीपली इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, और एक प्रश्न है ब्याज दर, ठीक है। प्रश्न मतलब और टॉपिक और एक पॉइंट है, अंतिम ऋण के लिए ब्याज दर प्रतिवर्ष 6.5% अथवा NDDB द्वारा समय समय पर निर्धारित किया गया, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये जो है इसी का मतलब है। अब चलिए आगे देखते हैं कि होगा तथा पूरी भुगतान अवधि तक प्रभावित रहेगा, ठीक है। चक्रवृद्धि के बिना दैनिक गुणक के आधार पर ब्याज की गणना की जाएगी, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक बार यहाँ प्रतिबद्धता प्रभार लिखा हो, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पर पार कर रहे हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल हम चलते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है? देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। देखिए जो हम लोग चाहे विश्व व्यापार है, यानी कि वर्ल्ड बिजनेस है, ठीक है। व्यापार क्या बोलते हैं? मर्चेंट बोलते हैं, ठीक है। उसका 2 उद्देश्य लिखना है, क्या मतलब निकलता है, ठीक है। तो विश्व व्यापार के 3 उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? विश्व व्यापार संगठन के 3 उद्देश्य क्या है? दोनों एक ही प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 पूछा है। इसका चलिए उत्तर देखते हैं, ठीक है। 5 को देखे हैं। विश्व व्यापार संगठन के 6 प्रमुख उद्देश्य, कितना? 6, ठीक है। तो यहाँ 5 को आपको बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम निर्धारित करना और उन्हें लागू करना। देखिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, यानी कि भारत के बाहर जो भी व्यापार होता है, उसके लिए नियम कानून का लागू करके उसको कार्यान्वित करना, मतलब नियम कानून लागू होना चाहिए और उसको कार्य भी करना चाहिए। दूसरा में आगे व्यापार उदारीकरण पर बातचीत और निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करना। देखिए आगे जो व्यापार होगा उसके उदारीकरण पर बातचीत होगा और निगरानी के लिए एक मंच तैयार करना होगा, ठीक है। तीसरा व्यापार विवादों को हल करना, ठीक है। व्यापार में जो भी विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, उसको हल करना काम है किसका? विश्व व्यापार संगठन का। अगर देखिए व्यापार की पारदर्शिता बढ़ाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया, ठीक है। निर्णय लेने का जो प्रक्रिया वो भी ठीक ठाक रहना चाहिए। अगला है कि अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक के साथ सहयोग करने के लिए, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि वीडियो हो गया है ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना कहीं मत भूलिएगा। और इसी प्रकार का वीडियो 11th क्लास में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 9th क्लास, 8th क्लास और 11th क्लास का वीडियो अपलोड हो रहा है धीरे धीरे सारा विषय का।